ब्लेंडर ट्यूटोरियल्स की श्रृंखला में आपका स्वागत है। यह ट्यूटोरियल ब्लेंडर 259 में प्रॉपर्टीज विंडो के बारे में है। यह स्क्रिप्ट लता द्वारा अनुवादित है और आवाज यश वोरा द्वारा दी गई है। इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद हम यह सीखेंगे कि प्रॉपर्टीज विंडो क्या है, प्रॉपर्टीज विंडो में रेंडर पैनल क्या है, प्रॉपर्टीज विंडो के रेंडर पैनल में विभिन्न सेटिंग्स क्या है। मैं मानता हूं कि आप ब्लेंडर इंटरफेस के बुनियादी तत्वों के बारे में जानते हैं। यदि नहीं, तो कृपया हमारे पिछले ट्यूटोरियल बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्लेंडर इंटरफेस का अनुकरण करें। प्रॉपर्टीज विंडो में विभिन्न पैनल्स है। यह हमारी स्क्रीन की दाहिनी ओर स्थित है। प्रॉपर्टीज विंडो के शीर्ष पर आइकन्स की पंक्ति है। ये आइकन्स विभिन्न पैनल्स का प्रतिनिधित्व करते हैं जो प्रॉपर्टीज सेक्शन के अंदर आते हैं। रेंडर, सीन, वर्ल्ड, ऑब्जेक्ट आदि। इन पैनल्स में विभिन्न सेटिंग्स है जो ब्लेंडर में काम करते समय बहुत उपयोगी होती हैं। बेहतर देखने और समझने के लिए हमें अपने प्रॉपर्टीज विंडो का पुनः आकार बदलना होगा। प्रॉपर्टीज विंडो के बाएं किनारे पर बायां क्लिक करें, पकड़कर रखें और बाईं ओर ड्रैग करें। अब हम प्रॉपर्टीज विंडो में ऑप्शन अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ब्लेंडर विंडोज का आकार कैसे बदले, यह सीखने के लिए हमारा ट्यूटोरियल देखें हाउ टू चेंज विंडो टाइप्स इन ब्लेंडर। प्रॉपर्टीज विंडो में रेंडर पहला पैनल है। डिफ़ॉल्ट रूप से जब भी हम ब्लेंडर खोलते हैं, यह ब्लेंडर इंटरफेस पर प्रदर्शित हो जाता है। इस पैनल की सेटिंग्स एनिमेशन के अंतिम आउटपुट तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इमेज का उपयोग सक्रिय कैमरा व्यू की एकल फ्रेम इमेज को रेंडर करने के लिए किया जाता है। इमेज पर बायां क्लिक करें। कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए F12 दबाएं। सक्रिय कैमरा व्यू एकल फ्रेम इमेज के रूप में रेंडर किया गया है। 3D व्यू पर लौटने के लिए अपने कीबोर्ड पर एस्केप दबाएं। एनिमेशन का उपयोग फ्रेम की एक पूरी श्रृंखला या एक इमेज क्रम रेंडर करने और एक मूवी फाइल बनाने के लिए किया जाता है। डिफ़ॉल्ट रूप से फ्रेम रेंज टाइमलाइन पर 1 से 250 तक है। एनिमेशन पर बायां क्लिक करें। पूरी फ्रेम रेंज फ्रेम 1 टू फ्रेम 250 तक रेंडर हो रही है। रेंडर प्रोग्रेस को रोकने के लिए एस्केप दबाएं। 3D व्यू पर लौटने के लिए एस्केप दबाएं। रेंडर पैनल में डिस्प्ले पर जाएं। डिस्प्ले हमें स्क्रीन पर रेंडर प्रोग्रेस कैसे देखें, इसे चुनने में मदद करता है। डिफ़ॉल्ट रूप से डिस्प्ले इमेज एडिटर मोड में है। मैं समझाता हूँ। सक्रिय कैमरा व्यू रेंडर करने के लिए F12 दबाएं। रेंडर डिस्प्ले UV इमेज एडिटर के रूप में प्रदर्शित होता है। 3D व्यू UV इमेज एडिटर में बदलता है। हम हमेशा सक्रिय कैमरा व्यू रेंडर करते हैं। UV इमेज एडिटर के बारे में जानने के लिए टाइप्स ऑफ विंडोज UV इमेज एडिटर पर ट्यूटोरियल देखें। 3D व्यू पर वापस आने के लिए एस्केप दबाएं। रेंडर पैनल में डिस्प्ले पर जाएं। इमेज एडिटर पर बायां क्लिक करें। यह ड्रॉप डाउन मेन्यू रेंडर डिस्प्ले ऑप्शंस की सूची दर्शाता है। फुल स्क्रीन चुनने के लिए बायां क्लिक करें। सक्रिय कैमरा व्यू रेंडर करने के लिए F12 दबाएं। अब
पूरी ब्लेंडर स्क्रीन UV इमेज एडिटर में बदलती है। पूर्ण स्क्रीन रेंडर मोड से बाहर आने के लिए एस्केप दबाएं और ब्लेंडर कार्यक्षेत्र पर वापस जाएं। रेंडर पैनल में डिस्प्ले पर जाएं। फुल स्क्रीन पर बायां क्लिक करें। सूची से न्यू विंडो चुनें। सक्रिय कैमरा व्यू को रेंडर करने के लिए F12 दबाएं। अब रेंडर डिस्प्ले ब्लेंडर कार्यक्षेत्र पर नए विंडो के रूप में प्रदर्शित होता है। आप इसे बहुत उपयोगी पाएंगे जब अपने एनिमेशन के प्रीव्यू को रेंडर करेंगे। इसे कैसे करें, यह हम बाद के ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। रेंडर डिस्प्ले विंडो बंद करें। रेंडर पैनल में डिस्प्ले पर जाएं। न्यू विंडो पर बायां क्लिक करें। इमेज एडिटर मोड चुनने के लिए बायां क्लिक करें। डिस्प्ले इमेज एडिटर मोड में है। अगली सेटिंग हम देखेंगे डायमेंशंस। यहाँ हम हमारे अपेक्षित आउटपुट के आधार पर विभिन्न रेंडर प्रीसेट्स अनुकूलित कर सकते हैं। रेंडर प्रीसेट्स पर बायां क्लिक करें। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू प्रदर्शित होता है। यहाँ सभी प्रमुख रेंडर प्रीसेट की एक सूची है। DVC Pro, HDTV, NTSC, PAL आदि। अभी के लिए हम इसे छोड़ देते हैं और रेंडर डायमेंशन की सेटिंग्स के लिए आगे बढ़ते हैं। रेज़लूशन रेंडर डिस्प्ले और सक्रिय कैमरा व्यू की चौड़ाई और ऊंचाई है। डिफ़ॉल्ट रूप से ब्लेंडर 2.59 में रेज़लूशन 1920 बाई 1080 पिक्सल है। %, रेंडर रेज़लूशन का प्रतिशत माप है। इसका मतलब है कि केवल 50% वास्तविक रेज़लूशन रेंडर किया जाएगा। मैं समझाता हूँ। सक्रिय कैमरा व्यू रेंडर करने के लिए F12 दबाएं। यह डिफ़ॉल्ट रेंडर रेज़लूशन है। यह केवल आधा या वास्तविक रेज़लूशन का 50% है। रेंडर डिस्प्ले विंडो बंद करें। रेंडर पैनल में बायां क्लिक करें और रेज़लूशन के नीचे 50% पकड़कर रखें और दाईं ओर ड्रैग करें। प्रतिशत 100% में बदलता है। प्रतिशत बदलने के लिए अन्य तरीका है 100% पर बायां क्लिक करें। अब कीबोर्ड पर 100 टाइप करें और एंटर दबाएं। सक्रिय कैमरा व्यू रेंडर करने के लिए F12 दबाएं। यहाँ 1920 बाई 1080 पिक्सल का पूर्ण 100% रेज़लूशन रेंडर है। रेंडर डिस्प्ले विंडो बंद करें। अब मैं रेज़लूशन को 720 बाई 576 पिक्सल में बदलना चाहता हूँ। 1920 पर बायां क्लिक करें। अपने कीबोर्ड पर 720 टाइप करें और एंटर दबाएं। फिर से 1080 पर बायां क्लिक करें। अपने कीबोर्ड पर 576 टाइप करें और एंटर दबाएं। सक्रिय कैमरा व्यू रेंडर करने के लिए F12 दबाएं। यहाँ 720 बाई 576 पिक्सल का पूर्ण 100% रेज़लूशन रेंडर है। रेंडर डिस्प्ले विंडो बंद करें। रेंडर पैनल में डायमेंशंस के नीचे फ्रेम रेंज पर जाएं। फ्रेम रेंज आपकी फिल्म के लिए रेंडर करने योग्य एनिमेशन लंबाई निर्धारित करता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, डिफ़ॉल्ट रूप से फ्रेम रेंज 1 से 250 है। स्टार्ट 1 पर बायां क्लिक करें। अपने कीबोर्ड पर 0 टाइप करें और एंटर दबाएं। यह हमारी एनिमेशन लंबाई की शुरुआती फ्रेम या पहली फ्रेम है। एंड 250 पर बायां क्लिक करें।
अपने कीबोर्ड पर 100 टाइप करें और एंटर दबाएँ। यह हमारे एनिमेशन लंबाई की समाप्त होने वाली या आखिरी फ्रेम है। तो अब हमारे पास अपने एनिमेशन के लिए एक नई फ्रेम रेंज है। 3डी व्यू के नीचे टाइमलाइन पर जाएं। ध्यान दें कि टाइमलाइन डिस्प्ले अब कैसे बदलता है क्योंकि हमने रेंडर पैनल में फ्रेम रेंज बदली है। टाइमलाइन विंडो के बारे में जानने के लिए टाइप्स ऑफ विंडोज टाइमलाइन ट्यूटोरियल देखें। रेंडर पैनल में डायमेंशंस के नीचे एस्पेक्ट रेशियो पर जाएं। ध्यान दें कि जब हमने रेज़ोल्यूशन बदला, एस्पेक्ट रेशियो भी बदला है। फ्रेम रेट हमारी फिल्म में 1 सेकंड में एनिमेटिंग करने के लिए फ्रेम की संख्या निर्धारित करता है। डिफ़ॉल्ट रूप से यह 24 एफपीएस या फ्रेम्स प्रति सेकंड है। 24 एफपीएस पर बायाँ क्लिक करें। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू प्रदर्शित होता है। यहाँ सभी प्रमुख फ्रेम रेट्स की सूची है जिनका उपयोग एनिमेशन फिल्म बनाते समय किया जाता है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी एक को चुन सकते हैं। FPS 24 पर बायाँ क्लिक करें। अपने कीबोर्ड पर 15 टाइप करें और एंटर दबाएँ। तो अब हमारा फ्रेम रेट 15 फ्रेम्स प्रति सेकंड में बदल गया है। अगला है आउटपुट। क्या आप बाईं ओर टीएमपी लिखा हुआ यह क्षैतिज बार और दाईं ओर फाइल ब्राउजर आइकन देख रहे हैं? यहाँ हम हमारी रेंडर फाइलों के लिए आउटपुट फ़ोल्डर निर्दिष्ट कर सकते हैं। फाइल ब्राउजर आइकन पर बायाँ क्लिक करें। फाइल ब्राउजर के बारे में जानने के लिए टाइप्स ऑफ विंडोज, फाइल ब्राउजर एंड इन्फो पैनल ट्यूटोरियल देखें। अपना आउटपुट फ़ोल्डर चुनें। मैं माय डॉक्यूमेंट्स चुन रहा हूँ। क्रिएट न्यू डायरेक्टरी पर बायाँ क्लिक करें। आउटपुट टाइप करें और एंटर दबाएँ। फ़ोल्डर खोलने के लिए आउटपुट पर बायाँ क्लिक करें। एक्सेप्ट पर बायाँ क्लिक करें। अब हमारी सभी रेंडर फाइल्स माय डॉक्यूमेंट्स के आउटपुट फ़ोल्डर में सेव हो जाएंगी। आउटपुट फ़ोल्डर बार के नीचे इमेज फॉर्मेट मेन्यू है। यहाँ हम हमारी रेंडर इमेजेस और मूवी फाइल्स के लिए अपना आउटपुट फॉर्मेट चुन सकते हैं। यहाँ ब्लेंडर को समर्थित करने वाले सभी फॉर्मेट्स की सूची है। हमारे पास इमेज फॉर्मेट्स और मूवी फॉर्मेट हैं। हम हमारी आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी एक को चुन सकते हैं। पीएनजी के नीचे 3 कलर मोड्स हैं जिसका ब्लेंडर में उपयोग किया गया है। BW ग्रेस्केल मोड है। RGB डिफ़ॉल्ट रूप से चुनित है। RGB कलर मोड है जो RGB डेटा के साथ रेंडर फाइल्स को सेव करता है। RGBA अतिरिक्त डेटा के साथ रेंडर फाइल्स सेव करता है जिसे अल्फा चैनल कहते हैं। यह सिर्फ कुछ इमेज फॉर्मेट के साथ ही काम करता है जो अल्फा चैनल रेंडरिंग में समर्थन करता है। अतः यह रेंडर पैनल के बारे में था। तो इस ट्यूटोरियल में हमने प्रॉपर्टीज विंडो में रेंडर पैनल को सीखा है। बाकी पैनल्स को अगले ट्यूटोरियल में सीखेंगे। अब आगे बढ़ें और एक नई ब्लेंडर फाइल बनाएँ। रेंडर डिस्प्ले को न्यू विंडो में बदलें। रेज़ोल्यूशन 720 बाय 576 100% में बदलें। फ्रेम रेंज 0 से 100 में बदलें। फ्रेम रेट 15 एफपीएस में बदलें। रेंडर फाइल्स के लिए एक आउटपुट फ़ोल्डर बनाएँ। यह प्रोजेक्ट आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक्स पर उपलब्ध है।
oscar.iitb.ac.in और spoken-tutorial.org/nmeict-intro। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाता है। उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।